फाइन। सो जब हम पढ़ रहे थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल क्या लिखवाए थे, चेक करो। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। सो आज का लेक्चर आपको कितना समझ में आया ये डिसाइड करेगा कि 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है ऑसिलेशन, आपको वो कितना समझ में आने वाला है। ठीक है, सो बी वेरी अलर्ट बिकॉज राइट आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर, द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई एम स्टार्टिंग इज 12th स्टैंडर्ड का ऑसिलेशन ही। और जब मैं वो चैप्टर चालू करूंगा तो जाहिर सी बात है, मैं वही अज्यूम करूंगा कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू जैसा हमने लॉस ऑफ मोशन पढ़ा, उसके बाद एक नया चैप्टर चालू हुआ फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन में वही सारे एग्जांपल्स थे ना, खाली उसमें मैंने फ्रिक्शन ऐड कर दिया था। आर यू गेटिंग इट? आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स, और आज का जो भी पढ़ाया हुआ होगा वो एज इट इज कंटिन्यू होगा इन द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑसिलेशन। ये समझ में आ रहा है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग फोर्स। अब देखो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है और आप उसको पढ़ोगे कैसे। मान लो ये एक बॉल है एंड दिस इज सम प्लेटफॉर्म। मैं फ्रिक्शन कितना मान रहा हूं यहां पे, 0, क्योंकि अगर आपने फ्रिक्शन को कंसीडर कर लिया तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ जाएगा जिसके बारे में फिलहाल मुझे नहीं पढ़ना है। पहले अपन खाली पढ़ेंगे किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये ठीक है? ओके, तो फिलहाल के लिए फ्रिक्शन नहीं है और ये दीवार है एक। ठीक है, नाउ जस्ट कंसिडर कि आपके पास है एक स्प्रिंग। जब भी स्प्रिंग आएगी हम स्प्रिंग को ना कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ क्या है, टेल मी, एक ब्लॉक, और ब्लॉक का मास कितना है, m। जब भी इस पूरे चैप्टर में या फिर इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में जब भी स्प्रिंग का जिक्र होगा, आई एम गोइंग टू अज्यूम वन थिंग, that the spring that I am studying is a massless spring। ये स्प्रिंग कैसी है, massless। स्प्रिंग का खुद का कोई वजन एक्चुअली होता है, बट हम यहां पर कंसिडर करने वाले वो आपके पूरे सिलेबस में जितने भी स्प्रिंग हम पढ़ेंगे कभी भी स्प्रिंग का खुद का कोई वजन नहीं होगा। रियल लाइफ में स्प्रिंग का वजन होता है। छोटी से छोटी स्प्रिंग जो मैंने देखी है वो कौन सी है, आपके पेन के अंदर अरे टिकटॉक पेन नहीं होता, उसको अगर खोलेगा तो अंदर छोटी सी स्प्रिंग निकलती है, काफी सॉफ्ट होती है। दिस इज द सॉफ्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्प्रिंग दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। सबसे बड़ा स्प्रिंग जो मैंने देखा है, ट्रेन के कोचेस होते हैं, ट्रेन के कोचेस में नीचे टायर होते हैं, वहां पे स्प्रिंग होता है। या फिर आप कोई बाइक की बात कर लो, बाइक के पिछले सीट पे सस्पेंशंस होते हैं, उसकी स्प्रिंग होती है। एक्टिवा में भी होता है पीछे एक शॉकअप जिसको हम बोलते हैं शॉक अब्जॉर्बर, वहां पर छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं। अरे यार, आपके पेन की जो स्प्रिंग की मैंने बात की ना, जो पेन के अंदर होता है, उसको कंप्रेस करना या उसको खींचना बहुत आसान होगा, इट इज वेरी सॉफ्ट। लेकिन आपके कार के पिछले टायर्स में जो बड़े बड़े स्प्रिंग होते हैं, या फिर ट्रेन में जो टायर्स पे बड़े बड़े स्प्रिंग होते हैं, या फिर बाइक के पीछे सीट पे जो स्प्रिंग्स होते हैं, आपको लगता है ये स्प्रिंग उतनी आसानी से आप 2 उंगली से दबा सकते हो? देखो दबते तो हैं, तभी तो वहां पे यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या मतलब है ना। तो वो स्प्रिंग दबेगा जरूर, लेकिन वो तब दबेगा जब फोर्स बहुत ही ज्यादा हो। ये समझ में आ रहा है? तो वो जो ट्रेन की जो बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स होंगी वो क्या वजन में हल्की होंगी, उसका मास होगा। लेकिन हम सिलेबस में कौन सी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, जब भी स्प्रिंग ड्रॉ करेंगे अपन उसका कभी मास लेंगे नहीं लेंगे। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब स्प्रिंग के पास ना 3 तरह के लेंथ होते हैं। एक होता है उसका नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या, ये जो ब्लॉक है ना, इसको मैंने खींचा हुआ नहीं है और इसको मैंने दबाया हुआ भी नहीं, तो अब भी आपकी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कैसी है, नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब क्या मैं ऐसे दोनों हाथ से धक्का देकर इस ब्लॉक को धक्का दे सकता हूं? यहाँ पे देखो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मुझे कुछ खास मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे सिर्फ उतनी ही मेहनत करनी है
जितनी मेहनत लगेगी स्प्रिंग को दबा के रखने में। अरे समझ में आ रहा है? पक्का? हेलो? तो अगर मान लो मैंने इसको दबा दिया, क्या दबने के बाद भी स्प्रिंग इतनी ही बड़ी दिखेगी तुमको? नहीं। तो शायद दबने के बाद आपकी स्प्रिंग आपको ऐसी दिखे, ये आपका वॉल, ये आपका जो ब्लॉक है, ये आपका प्लेटफॉर्म, करेक्ट? और 1 2 3 4 5 6 आई एम गोइंग टू ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 और ये ब्लॉक आ गया ऐसे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? स्प्रिंग तो उतना ही रहता है यार, खाली दब जा। अरे गेटिंग इट? या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि ब्लॉक को यहां से ऐसा पकड़ लूं, नीचे से नहीं पकड़ सकता, प्लेटफॉर्म तो पकड़ इतना सा खींच सकते हैं आप। इन दैट केस आपकी स्प्रिंग क्या होगी? इलोंगेटेड। क्या बोलेंगे इसको हम? तो यहाँ पे अगेन दिस इज द वॉल, ये आपका प्लेटफॉर्म, 1 2 डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अभी भी आपकी स्प्रिंग वही है। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? स्प्रिंग का ये कौन सा लेंथ है? दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या? ना ही स्प्रिंग दबा हुआ है, ना ही स्प्रिंग खींचा हुआ। तो देयर इज नो कंप्रेशन, देयर इज नो इलोंगेशन। समझ में आ रहा है? ये वाला स्प्रिंग कैसा है? कंप्रेस, कंप्रेस लेंथ या फिर कंप्रेस स्प्रिंग, और इसको हम लिखेंगे इलोंगेटेड स्प्रिंग। डू यू गेट इट? अब पढ़ना आपको यह है कि मान लो इस जगह पर आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक, यहां पर ब्लॉक कैसा है? अपनी नेचुरल पोजीशन। अरे यार, यहां पर आपका ब्लॉक कैसा है? लेकिन यहां पर क्या है? ब्लॉक को आपने अंदर दबाया हुआ है, तो ब्लॉक कितना अंदर गया? इतना। अरे हाँ या ना? और यहां पर ब्लॉक क्या हुआ है? इतना सा बाहर आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां पर ब्लॉक अपने ओरिजिनल जगह से इतना दबा हुआ है, और यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि ब्लॉक अपने ओरिजिनल जगह से इतना इलोंगेटेड, मतलब खींचा हुआ। खींचा कौन? स्प्रिंग। खींचा किसने? हमने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना। दिस डिस्प्लेसमेंट, यूजुअली हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेटर यूज करते हैं? एस यूज करते हैं। मोशन इन 1D 2D। स्प्रिंग में जब भी बात आएगी या ऑसिलेशन में, तो हम लेटर यूज करते हैं एक्स। देखो 26 अल्फाबेट, आपको जो चाहिए यूज करना, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का एक कन्वेंशन होता है, ठीक है। जब भी स्प्रिंग के बारे में, डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, हम क्या यूज करते हैं? लेटर एक्स। तो एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे x1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं x2। इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अलग केसेस। समझ में आ रहा है? अब जब स्प्रिंग यहाँ पे दबा हुआ है, तो स्प्रिंग को क्या करना होता है? स्प्रिंग का नेचर क्या होता है? नींद आ रही है तुम्हें? तन्वी चुप। स्प्रिंग को क्या करना है? वहीं पर पड़े रहना है क्या? वहीं पर पड़े रहने का काम होता, तो स्प्रिंग क्यों यूज करता? फिर तो ये रोटी का आटा हो गया ना। रोटी का आटा और स्प्रिंग में फर्क क्या है? रोटी के आटा पे ऐसे उंगली मारी तो जो खड्डा होता है वो वहीं पे रह जाएगा, है ना? सो बिकॉज दैट बॉडी इज व्हाट? परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। रोटी का जो आटा होता है उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। अरे यार, इट्स अ प्लास्टिक बॉडी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि अपन प्लास्टिक खा रहे हैं। बहुत क्यूट है। अरे टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ाया था ना मैंने। प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है? आपको क्या दिमाग में एक ही प्लास्टिक आता है क्या? इज दिस द ओनली प्लास्टिक वी नो? एक नेचर भी तो होता है बॉडी का। जिस बॉडी में अगर आपने डिफॉर्मेशन कर दिया, बॉडी वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाए, ऑल दीज बॉडीज आर व्हाट बॉडीज? प्लास्टिक बॉडी या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। समझ में आ रहा है? आपका जो स्प्रिंग होता है ना, वो इनइलास्टिक होता है या इलास्टिक होता है? तो ये भी एक नेचर हो गया। हम जिस स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे वो स्प्रिंग कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक।
स्प्रिंग कैसी होगी अपनी? मतलब जब आप उसको खींचोगे ना और छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। जब आप उसको दबाओगे और छोड़ दोगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। पेन की जो छोटी सी स्प्रिंग होती है वो कभी तुमने अगर बाहर निकाली, मान लो पेन वेस्ट हो गई, उस स्प्रिंग को खींचो, एक लिमिट तक खींचा और छोड़ा तो वो अपनी जगह पर आ जाएगी। पूरा खींच लिया तो अरे वो तो स्ट्रेट हो जाएगा, वो तो वायर बन गया, फिर वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो स्प्रिंग को दबाने से या खींचने से वो वापस अपनी जगह पर तब आती है जब आप वो एक चीज एक लिमिट में करो। आर यू गेटिंग इट? बट यहाँ पर इस चैप्टर में जब भी हम स्प्रिंग की बात करेंगे, अपना स्प्रिंग कैसा है, जितना खींचना है खींचो, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक। सो नाउ दो चीजें पढ़ी हमने स्प्रिंग की, दो प्रॉपर्टी। एक तो अपना स्प्रिंग कैसा है और दूसरा अपना स्प्रिंग परफेक्ट इलास्टिक। बोलने से मेरा मतलब क्या था, आप उसको खींचोगे फिर छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, उधर रुकेगा नहीं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब केस 2 में अगर आप देखोगे ना, यू कैन राइट दिस एज ऐसा, ये फर्स्ट केस है अपना, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस। केस 2 की अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग कंप्रेस्ड दबा हुआ है, तो इसको जब आपने, पहले तो ब्लॉक यहां पर था ना, जब मैंने उसको दबाया अब स्प्रिंग दब चुका है। स्प्रिंग का काम क्या है, उसको वापस अपनी जगह पर आना है। वो अगर स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पर आना है तो जैसे ही मैं इसको यहां से इधर लाऊंगा और अगर मैंने इसको हाथ हटा लिया तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको पुश करेगा उस तरफ। अरे यार नहीं समझा। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ था, लेफ्ट में। अरे यार डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, तो स्प्रिंग उसको पुश कहां करेगा, इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, FSP लिख रहा हूं। अरे गेटिंग इट? यहां पर अगर आप सोचोगे डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, राइट में। अब जैसे ही आपने इसको ऐसा खींचा और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अंदर बुला लेगा। मतलब क्या, इस ब्लॉक पे ये क्या लगेगा, FSP। केस 1 में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे बॉडी हिलाया नहीं तुमने, वो तो अपनी जगह पर ही है। केस 1 में बॉडी कैसा है, नेचुरल जगह पर। स्प्रिंग की लेंथ कैसी है, नेचुरल। तो तुमने स्प्रिंग को दबाया, तुमने उसको खींचा, तो तुमने अगर स्प्रिंग को छेड़ा ही नहीं है तो वो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा, तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 स्प्रिंग का फोर्स इज 0। लेकिन जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट में, स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग बॉडी को धक्का देगा राइट में। और अगर तुमने स्प्रिंग को खींचा, डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट में, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर, लेफ्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब क्या, स्प्रिंग हमेशा वहां फोर्स लगाता है, सॉरी, स्प्रिंग हमेशा उल्टा फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट हुआ लेफ्ट में तो स्प्रिंग धक्का देगा राइट में, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट में तो स्प्रिंग खींचेगा। वही होता है, स्प्रिंग को जब दबाते हो और छोड़ देते हो तो वापस बड़ी हो जाती है, और अगर बड़ी करके छोड़ दिया तो वापस छोटी हो जाती है। मतलब तुम जो करोगे उसको उल्टा करता है स्प्रिंग, है ना। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि स्प्रिंग के फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से उल्टा है। स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा, एक माइनस साइन तो होगा ही। यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखाएगा, ये समझ में आ रहा है? I am telling you that spring force and displacement are directly proportional just with a negative sign. Directly proportional क्यों? मान लो इतनी बड़ी स्प्रिंग, उसको मैंने थोड़ा सा ही दबाया, इतना सा ही दबा रहा हूं और फिर छोड़ दिया तो स्प्रिंग उतना ही मेहनत करेगी ना बाहर आने के लिए, स्प्रिंग फोर्स कम होगा। बट उसी स्प्रिंग को अगर मैंने पूरा मेहनत करके इतना सा दबा दिया, अब जब मैं छोड़ूंगा तो, अरे यार समझ में आ रहा है? वो देयर इज दिस वेरी स्मॉल एंड सिंपल डिवाइस, इट इज कॉल्ड एज कैटपुल्ट। अरे वो ऐसा होता है, वी शेप में नीचे हैंडल होता है, एंड देन देयर इज अ रबर, फिर वहां पे एक छोटा सा स्टैंड होता है जिधर आप पत्थर लगा देते हो, क्या बोलते हो उसको, वही जो तुम बोल रहे हो। तो लगोरी में जो आपका रबर होता है, रबर पे मान लो आपने एक छोटा सा पत्थर रख दिया। यूजुअली मैं तो जब गांव जाता था तो वहां पे बंदर आते हैं तो उनको परेशान करते थे हम लोग।
दिस इज लाइक जस्ट वन मंकी टीजिंग द अदर वन। अरे हम सभी तो वही है ना, पूछ दिखा। What I meant is, वो जो लगोरी का रबर होता है, उस रबर पे आप क्या करते हो, छोटा सा कंकर, कोई छोटा सा पत्थर रखते हो, और फिर उसको अगर जैसे मान लो थोड़ा सा ही खींचा और छोड़ा, तो रबर भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना पत्थर पे, थोड़ा ही दूर जाएगा पत्थर। इफ यू वांट दैट स्टोन टू ट्रैवल अ ग्रेट डिस्टेंस, तो आप क्या करते हो? तो सिंपल सी बात है ना, तुम जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा तुमने रबर को खींचा, मतलब क्या? अरे रबर भी तो स्प्रिंग जैसा ही हुआ यार, दिखता अलग है, बात तो सेम ही है ना, नहीं समझा? स्प्रिंग खाली ऐसे ऐसे दिखता है और रबर एक धागे जैसा दिखता है, बट होता तो सेम ही है दोनों। तो वो जो रबर होता है, उस रबर को तुम जितना खींचोगे तुमने उतना ज्यादा क्या किया? डिस्प्लेसमेंट। उतना ज्यादा तुमने क्या किया? और तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेस करके उसको जैसे ही छोड़ोगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे। समझ में आ रहा है? तो रबर और स्प्रिंग का नेचर सेम ही हुआ ना, एक फर्क है खाली दोनों में। रबर को कंप्रेस नहीं कर सकते इसकी तरह। समझ में आ रहा है कि आपको? वहां पर आप उसको कंप्रेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। रबर को कंप्रेस कैसे करेगा? मैं ये लगोरी की बात कर रहा हूं। इन जनरल रबर कंप्रेस होता है, लगोरी की बात, उसमें कंप्रेस होता है क्या रबर? इलोंगेट तो होता है ना, बस उसी की एग्जांपल से समझ लो। आप जितना ज्यादा खींचोगे फोर्स उतना ज्यादा, लेकिन उल्टा, मैंने रबर को ऐसा खींचा तो पत्थर को उधर धक्का देगा, और अगर मैंने इस तरफ खींचा तो उस तरफ धक्का देगा। मतलब क्या? आपका जो फोर्स है वो अच्छा डिस्प्लेसमेंट से कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही। तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, और डायरेक्शन कैसा? FSP is proportional to minus of x। बोलो हाँ या ना? क्या ये समझ में आ रहा है? और अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई तो आप क्या डालोगे? FSP is equal to what? माइनस ऑफ kx, और इस k का नाम है कांस्टेंट। कैसे मालूम तुमको? पढ़ा है पहले कहीं तुम? अच्छा, बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। सो k इज व्हाट? टेल मी। इसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो, इसका एक और नाम है, इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बारे में बताता है? तो इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आ रहा है आपको? स्प्रिंग फोर्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट व्हाट? टेल मी। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आ रहा है? पेन के अंदर जो स्प्रिंग है वो सॉफ्ट है, तो उसका के का वैल्यू कैसा? कम। बाइक की पिछली सीट पे जो दो बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी हुई है वो हार्ड है, तो उसका के का वैल्यू कैसा? समझ में आ रहा है? के का वैल्यू जितना ज्यादा उतना स्टिफ होगा स्प्रिंग, और के का वैल्यू जितना कम उतना सॉफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपने लिखा तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा बोलो? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से के क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है ये? एंड के का यूनिट बोलो क्या होगा? फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशन खुद से बना लोगे। तो दिस इज अबाउट व्हाट? टेल मी। स्प्रिंग फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? इसमें x क्या है बोलो? व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर ऐसा बोलूं क्या? कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना दबा है वो लिख दो, या तो स्प्रिंग को आपने कितना खींचा है वो लिख दो। वो दोनों ही क्या है? x। अरे, और जितना ज्यादा तुम्हारा x होगा स्प्रिंग भी उतना ही ज्यादा एफर्ट लेगा अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आने के लिए। समझ में आ रहा है? और माइनस साइन क्यों डाला?
डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या बोर्ड पे लिखी गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही? पक्का? हेलो, फाइन। इसको लिखो एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, राइटिंग फ्रॉम द बोर्ड शुड बी द फर्स्ट रिविजन। ठीक है, कॉपी करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली वैसा नहीं है जो कभी नीट के एग्जाम में आएगा या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, बट दिस स्टिल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, मान लो देयर इज अ बॉय जिसके हाथ में एक स्प्रिंग है एंड देन देयर इज अनदर बॉय, ही हैज स्प्रिंग इन हिज हैंड। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं ये बोथ राइट नाउ, दोनों ने सिर्फ ऐसा स्प्रिंग हाथ में पकड़ा हुआ है, खींचा नहीं है, तो अभी तक स्प्रिंग कैसा है? नेचुरल लेंथ पे। तो मैं इसको रेफरेंस बना देता हूं, ठीक है, इसको मैंने अपना रेफरेंस बना दिया। ये जो स्प्रिंग है उसका जो कांस्टेंट है वो आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का एक वैल्यू होता है ना, स्प्रिंग का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन पर। अब ये दोनों अपनी अपनी ताकत से स्प्रिंग को खींचेंगे, जाहिर सी बात है दोनों लड़कों की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी ना, एक तरफ अपना मस्कर है, एक तरफ अपना पार्क है, अलग अलग है। तो मान लो इसने इतना खींच लिया और मान लो मस्कर इतना ही खींच पाए, ठीक है, इसने इतना खींचा और इसने थोड़ा ज्यादा खींच लिया इस तरफ, तो क्या दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है? बट क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? हाँ, ये देखो ना, ये पहले इधर था यार, ये इतना इस तरफ गया, मान लो इसका डिस्टेंस हुआ 3 मीटर्स। नंबर थोड़े से अनरियलिस्टिक है बट मैं नंबर वैसे दे रहा हूं जिससे कैलकुलेशन में इजी हो जाए। और ये लड़का यहां पर था, ये भी तो पीछे आया है, x इक्वल टू 1 मीटर। समझ में आ रहा है? आपको पूछा है कि इस वक्त स्प्रिंग पे फोर्स कितना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो दिस इज इनिशियली और ये है आफ्टर सम टाइम। इसने 3 मीटर खींच लिया, इसने 1 मीटर खींच लिया। अब आपको बोला है कि देखो स्प्रिंग खींचा तो है, किसी तरफ से ज्यादा किसी तरफ से कम, वो अलग बात है, बट स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है क्या? स्प्रिंग क्या हो चुका है? स्ट्रेच हो चुका है। अब स्ट्रेच हो चुका है तो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पर आना है, तो स्प्रिंग फोर्स तो लगाएगा उन पे। आपको पूछा है व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस साइन तो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ना, डायरेक्शन छोड़ो, बोलो 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 क्या? उसमें x क्या होता है? खत्म। डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्प्रिंग की नजरों से देखो ना, उसने 3 मीटर खींच लिया है, इसने 1 मीटर खींच लिया, तो स्प्रिंग की नजरों से देखोगे तो टोटल कितना स्ट्रेच हुआ? खत्म। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? kx। माइनस साइन क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। देखो इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट है इधर लेफ्ट में, लेफ्ट में ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर है? मतलब स्प्रिंग इसको तो इधर ही खींचेगा ना, और स्प्रिंग इसको इस तरफ खींचेगा। आर यू गेटिंग इट? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला k इंटू एक्स। एक्स क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? x क्या होता है? k का वैल्यू कितना? x कितना? डू यू गेट इट? तो स्प्रिंग टोटल कितना फोर्स डाल रहा है? 400 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यूजुअली जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं ना क्लास में, तो ये डाउट आता है लोगों के मन में, कब? जब घर जाके पढ़ते हैं लोग तब,
तो तुम में से 50% को तो डाउट आएगा नहीं, बचे हुए 50% को जो पढ़ेंगे तो मेरे मन की बात जानता है ये आदमी। Look at this boy, look at this boy, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ये डिस्प्लेसमेंट है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा? उल्टा, मतलब इधर। ये लड़का किधर गया? इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट है राइट में, तो इसका स्प्रिंग फोर्स किधर है? समझ में आ रहा है? अब मान लो आपने इस लड़के को इग्नोर किया, आपने सिर्फ इसका स्प्रिंग फोर्स निकाला, तो क्या आएगा? K into x, K is 100, इसका x कितना? तो ये 100 और ये 3, कितना हो गया? 300 हो गया। अभी आप इसको हटाओ, खाली ये लड़के का देखो, तो कितना आ गया? 100, क्योंकि 100 into 1 ना। तो दिमाग में क्या था पता है कि इसका स्प्रिंग फोर्स 300, किधर? राइट में। इसका स्प्रिंग फोर्स 100, किधर? ये राइट, ये लेफ्ट, तो 300 और 100 सबट्रैक्ट होना चाहिए ना, तो आंसर तो 200 आना चाहिए, बट इधर ऐड हुआ कि सबट्रैक्ट हुआ? ऐसा क्यों? आपका स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग, ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन किया हमने, इसको अगर हमने आगे खींचा तो पता है यहाँ पर टेंशन होता है T1, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या लिखते हो? तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देते हो क्या? जस्ट बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको माइनस कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है? तो आप ये तो मत ही सोचो कि ये 300 है, ये 100 है, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करके 200 लिख दो, ये गलत सोचना हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दोनों के मतलब लोगों के दिमाग में ये आता है, स्प्रिंग के इस तरफ फोर्स कितना है? 300, स्प्रिंग के इस तरफ फोर्स कितना है? 100। तो एक ही स्प्रिंग है, बट दो कोनों में क्या दो अलग अलग फोर्स के वैल्यू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक रस्सी पे टेंशन कैसा होता है हर जगह पे? उसी तरह एक स्प्रिंग पे हर पॉइंट पे फोर्स भी सेम ही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी ऐसा हो सकता है क्या कि रस्सी के इस जगह पे टेंशन है 200, इस जगह पे टेंशन है 100, ऐसा हो सकता है? हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में कि एक रस्सी पे हर जगह पर टेंशन कैसा होगा? उसी तरह एक स्प्रिंग के हर पॉइंट पर फोर्स भी कैसा होगा? अरे गेटिंग इट? तो बस फिर यहाँ पे सबट्रैक्ट करने वाला डाउट आता है तो चला गया। और ऐसा नहीं है कि इस तरफ 300 है और इस तरफ 100 है, पूरी स्प्रिंग पे कितना है? 400। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर हमने क्या लिखा था? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहां पर हम क्या लिखेंगे? सेम स्प्रिंग सेम स्प्रिंग फोर्स, सेम स्प्रिंग फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो ये क्वेश्चन 1, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ वार्म अप, ठीक है? लिख दो सब। फाइन। नाउ क्वेश्चन 1 ये वाला था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लेस। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसा समझो, अभी तक हमने जितने भी स्प्रिंग यूज किए सारे के सारे स्प्रिंग कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल थे ना। नाउ लेट्स यूज अ वर्टिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग ऐसा भी तो हो सकता है। और यहां पर आपने एक ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक का मास कितना है? m। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये जो लाइन है ना, ये आपकी नेचुरल लाइन है। नेचुरल लाइन मतलब क्या? अब तक आपका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं हुआ है। स्ट्रेच नहीं हुआ मतलब क्या? इधर ना नीचे आपने ऐसा कुछ हाथ वाथ रखा होगा यार, तो अभी तक ये जो ब्लॉक है ना उसका पूरा वजन किधर है? आपके हाथों पे। स्प्रिंग पे गया ही नहीं है कुछ, तभी तो स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुआ। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिए, हमने यहां पे लिख देना ऐसा, अज्यूम दैट द ब्लॉक इज ऑन द हैंड। समझ में आ रहा है? आपने ना यहां पर एक ऐसा हाथ रखा होगा, तो ब्लॉक का पूरा वजन अभी आपके हाथों पर है, स्प्रिंग पे वो वजन गया ही नहीं है। और जब स्प्रिंग पे वजन ही नहीं गया तो स्प्रिंग स्ट्रेच क्यों होगा? समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, अपना हाथ है ना धीरे 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 ऐसा नीचे, अरे गेटिंग इट? तो ये ब्लॉक भी क्या होगा मेरे साथ? नीचे नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? ग्रेविटी। तो नीचे उसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से वो ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा।
लेकिन जैसे थोड़ा भी अगर ब्लॉक नीचे आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ब्लॉक थोड़ा भी नीचे आया तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग ऊपर क्या लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स, और उस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, FSP is equal to KX। अरे गेटिंग इट? अब सुनो, ब्लॉक की नजर से देखो। हाँ, तो अगर ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक को नीचे कौन खींच रहा है और ऊपर कौन खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स ना, जिसका वैल्यू कितना है। क्या ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे? mg इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या आपके ब्लॉक का वजन फिक्स्ड है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी होगा, क्या m फिक्स होगा? क्या g फिक्स होगा? 9.8। तो ये mg जो है ये कैसा है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। बट ऊपर जो है FSP स्प्रिंग फोर्स, वो तो x पे डिपेंड करता है। x क्या है, वेरिएबल। अब जैसे मान लो शुरुआत में जब मेरा हाथ था तो स्प्रिंग पे स्ट्रेचिंग कितना था, 0, तो x कितना था, 0, x 0 था तो FSP कितना आया, 0। अरे गेटिंग इट? अब मैंने हाथ को थोड़ा नीचे लिया तो मान लो x की वैल्यू हो गई 1, तो अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो FSP की वैल्यू कितनी हो गई, k। मैंने हाथ थोड़ा और नीचे लिया तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो FSP बढ़ेगा। आप धीरे 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 हाथ नीचे लेते जाओ, x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और FSP की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्या कभी ना कभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? समझ में आ रहा है? मान लो ये जो मास है ना, एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं, से दिस इज 10 kg, ठीक है? मास की वैल्यू कितनी है, 10। समझ में आ रहा है? तो फिर उस हिसाब से 10 और g कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया नीचे। और ध्यान से समझना, नीचे कितना हो गया, 100। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है उसका k का वैल्यू कुछ तो होगा। मान लो k का वैल्यू मैं देता हूं 20 न्यूटन पर मीटर, प्रैक्टिकल वैल्यू है। 10 किलो होता है वजन, 10 किलो का वजन है, नीचे कितना, 100। स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, 20। स्टार्टिंग में जब मेरा हाथ इधर था तो x कितना, 0। x अगर 0 तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। फिर मैंने थोड़ा हाथ नीचे लिया, मान लो नीचे लिया बाय 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो इधर आप कितना डालोगे, 1, तो ये कितना हो गया। थोड़ा हाथ और नीचे लिया तो x की वैल्यू हो गई 2, अरे यार, तो ये कितना हो गया। फिर थोड़ा हाथ और नीचे लिया, 3, 60, 4, 80, 5, 100। तो जब ये 100 हो गया तो नीचे भी तो 100 ही है, तो एक लिमिट तक है ना मेरे हाथ पे रहेगा ये। फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा जब मैं हाथ हटा दूंगा और वो और नीचे आएगा, नहीं आएगा। अरे गेटिंग इट? आपको क्या करना है, पहले शुरुआत में मैंने क्या किया, अज्यूम दैट द ब्लॉक इज ऑन द हैंड, हाथों पे रखा था। फिर इसको धीरे 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 ऐसे नीचे लेकर आओ और फिर धीरे से हाथ हटा देना। समझ में आ रहा है? तो एक वक्त आएगा, क्या ये डायग्राम ऐसा दिखेगा आपको? ये बनाने तो दे, पहले यस बोल रहा है। इधर तक आया, ये आपका ब्लॉक M, और ये कौन सी जगह है, ये नेचुरल है। तो ब्लॉक इतना नीचे गया, अरे आया ना, इसको मैं लिखता हूं x, डायरेक्शन बताऊं, x इतना नीचे आया है ना। मुझे पूछा है फाइंड द एक्सटेंशन, लिखो इलोंगेशन लिखो, एक ही लैंग्वेज, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ब्रैकेट में यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, हैंड इज रिलीज्ड स्लोली, या फिर ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली। चलो, हाथ कहां रिलीज कर रहे हो, ब्लॉक को रिलीज किया, बट कैसा रिलीज किया, स्लोली। आगे चल के एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पे ब्लॉक विल बी रिमूव्ड सडनली, मतलब हाथ पे रखा है, फट से हाथ हटा दो, अभी झटके से नीचे गिरेगा, जैसे नीचे गिरेगा ना फिर स्प्रिंग का काम हो जाएगा एक्चुअली। सो देन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। अभी तो क्या कर रहे हो तुम, ऐसा धीरे धीरे नीचे लेके जा रहे हो ना। तो जब भी लिखा जाएगा स्लोली, स्लोली का मतलब क्या होता है, स्लोली का मतलब होता है स्प्रिंग विल नॉट ऑसिलेट।
समझ में आ रहा है? इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे, ब्लॉक विल बी रिमूव्ड, ऐसा हाथ रखा है, अभी पूरा वजन इस पे मेरे हाथों पे सीधा हटा लूंगा एक ही बार में, तो झटके से नीचे गिरेगा, तो जब ये फट से नीचे गिरेगा ना, इट विल स्टार्ट एकदम नीचे जाएगा, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको ऊपर खींचेगा और फिर ऊपर नीचे ये होता ही रहेगा. इन दैट केस द स्प्रिंग विल व्हाट टेल मी ऑसिलेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन अभी वो नहीं, वो आगे चल के करेंगे, थोड़ा और माइंड मैच्योरिटी आ जाए इस कॉन्सेप्ट को लेकर तब. ठीक है, ओके. सो एज ऑफ नाउ, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब ऊपर लगने वाला ये जो x की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, ये तो 100 है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज होने वाला है, बट ये तो x जैसे जैसे बढ़ेगा, FSP भी तो धीरे धीरे बढ़ेगा. स्टार्टिंग में जब ये मेरे हाथों पे था तो x कितना, x 0, तो FSP 0, फिर x 1 होगा तो ये 20, 2 होगा तो 40, कभी तो ये 5 होगा तो कभी तो ये 100 हो जाएगा. इन दैट केस अगर आप देखोगे तो नीचे कितना 100, ऊपर कितना, फिर क्या ये ब्लॉक और नीचे आएगा? कैसे आएगा? नीचे भी 100, ऊपर भी 100, तो मैं और नीचे कैसे जाऊं? आर यू गेटिंग इट? इस जगह को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्या बोलोगे आप? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0, नीचे 100, ऊपर 100, नेट फोर्स क्या हो गया 0. इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन. आर यू गेटिंग इट? तो टेल मी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. डू यू गेट इट? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नीचे क्या लग रहा है ब्लॉक पे? mg, ऊपर क्या लग रहा है ब्लॉक पे? स्प्रिंग फोर्स. और अभी दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल है. तो FSP इज इक्वल टू व्हाट? mg. FSP क्या होता है? kx इज इक्वल टू, तो x कितना हो गया? mg बाय k. आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा वो ढूंढो, mg बाय k. अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो यहां पर m कितना है? अरे m कितना है यार, है ना 10 kg. g कितना 10 और k कितना 20. कितना हो गया ये? 100 और 20, 5 मीटर. ये वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान मत दो. समझ में आ रहा है? x की वैल्यू क्या होगी बोलो? mg बाय k. डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? पक्का? ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, फाइन, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्प्रिंग. चलो देखते हैं. अभी ये कौन सा स्प्रिंग किया? वर्टिकल हो गया. वापस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ही करेंगे. चलो, लुक एट दिस. सो व्हेन यू अगेन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. एक ब्लॉक है, ये है 10 किलो का, इधर स्प्रिंग है, और ये यहां पर एक ब्लॉक है 5 kg का. ठीक है, आपको ये पूछा है फाइंड द स्प्रिंग फोर्स व्हेन both the blocks are displaced by 1 meter in same direction and in opposite direction. चलो, क्वेश्चन समझा? आपको बोला है कि दोनों तरफ ब्लॉक्स हैं, बीच में आपने स्प्रिंग लगा दी. आपको बोला है कि आप स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाला स्प्रिंग फोर्स निकालिए जब दोनों ब्लॉक्स को मैंने अपनी जगह से हटाया. कितना? 1 मीटर. बट पहले कैसा हटाया? इन सेम डायरेक्शन. इन सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? इसको मैं 1 मीटर राइट में लेकर गया, पर इसको भी वहीं पर लेकर गया राइट में बाय 1 मीटर. इन शॉर्ट स्प्रिंग तो हिला ही नहीं. ये 1 मीटर इधर गया, ये भी 1 मीटर उधर ही आया,
तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा क्या? दबेगा क्या? नहीं। तो फिर आपका स्प्रिंग के अंदर चेंजेस क्या है? तो मैं लिखूं क्या? केस 1 में क्या हो रहा है? स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड, देयरफॉर डिस्प्ले अरे स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन या इलोंगेशन कितना आया? देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट? टेल मी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। डू यू गेट इट? यहाँ पर कुछ तो के होगा ना, तो के का वैल्यू दे देता हूँ 20 न्यूटन पर मीटर। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा क्या करेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या? इसको आप 1 मीटर उधर लेकर गए और इसको 1 मीटर इधर लेकर गए, तो टोटल स्प्रिंग कितना बड़ा हुआ? 2 मीटर हुआ ना। तो फिर आप स्प्रिंग फोर्स कितना? के कितना? 20, x कितना? 2, कितना हो गया? 40 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड? एक गया 1 मीटर इधर, एक गया 1 मीटर इधर। स्प्रिंग की नजरों से देखो ना, मैं तो 2 मीटर लंबा हुआ ना। 20 × 2। डू यू गेट इट? ऑल 3 वर बेसिक क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, वो भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। ये तो इनफैक्ट अपने वर्क एनर्जी पावर के होमवर्क में है। कभी अगर बुक खोलने का मन हो और लगे कि आज पढ़ना चाहिए, अच्छा लग रहा है चैप्टर, तो कभी बुक खोलना, उसमें भूले भटके अगर कभी थोड़ा आगे पहुंचे होमवर्क करते करते, तो ऐसे किसी क्वेश्चन के दृश्य दिखाई देंगे आपको वहां पर। ठीक है, चलो फाइन। So your copy question number 2 and 3 we will stop for the day. Tomorrow when we meet we will continue with spring force. Tomorrow नहीं, मतलब जब भी अगले लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे स्प्रिंग फोर्स को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसको इवेंचुअली आपको जोड़ना किधर है? वर्क एनर्जी पावर में ही ना। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि स्प्रिंग बिहेव कैसे करता है, समझ रहे? फिर वो बिहेवियर एक बार उसका समझ गया, फिर इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अपना वर्क एनर्जी पावर खत्म और ऑसिलेशन का 20% चैप्टर खत्म। तो समझ में आ रहा है मैं क्या करता हूँ? पक्का? श्योर? ठीक। दैट इज ऑल फॉर टुडे।